नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में एक और कारोबारी सत्र। जबकि भारतीय बाजारों में शायद जो अच्छे तेजी का सिलसिला है वो कायम रहता हुआ दिखाई पड़े। कल के सत्र में बाजार एक ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुआ और पहली बार निफ्टी 11,000 के पार और सेंसेक्स 37,000 के पार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए संकेत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं और बहुत ज्यादा निगेटिव भी नहीं, करीब करीब 19 अंक नीचे अभी एसजी निफ्टी कामकाज कर रहा है। यानी कि बाजार ने तेजी कल के सत्र में दिखाई और उसे सस्टेन भी किया और सस्टेन इस तरह से किया कि सेकेंड हाफ में स्ट्रेंथ और बढ़ी और मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी और बढ़कर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बाजार बंद हुआ। तो एक जोरदार तेजी बाजार के अंदर जारी है। आज के लिए जो संकेत है उसमें एशियन मार्केट्स बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ कामकाज हो रहा है। हैंग सेंग, ताइवान, कॉस्पी मेजरली फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निकेई स्ट्रेट टाइप शंघाई भी करीब करीब फ्लैटिश नोट पे ही अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, कई सारे नंबर्स अवेटेड है, डावोस से किस तरह के आउटकम आते हैं वो इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बजट से पहले किस तरह की खबरें हैं वो काफी क्रूशियल रहेंगी। लेकिन सबके बीच एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत समझ लेते हैं। वैसा संदीप मौजूद भी है बताने के लिए। संदीप, रिकॉर्ड स्तरों पर कल तो बंद रहा अमेरिकी बाजार, और क्या आंकड़े हैं? इनफैक्ट S&P और नैस्डैक ये दोनों इंडाइसेस थे जिन्होंने क्लोजिंग जो है वो रिकॉर्ड हाई पे दी है। डाउ ने इंटरडे में रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो देखने को मिला, लाल निशान में क्लोजिंग हुई। और इनफैक्ट आज जो संकेत हैं वो भी इसी तरह के थोड़े से मिक्स्ड या तो फिर फ्लैट टू नेगेटिव संकेत कहना चाहिए। एजेंग निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है, करीब 1/4% के आसपास ही कमजोरी है। आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी मिक्स टोन के साथ हुई है। केस इन पॉइंट है निकेई, जहां पे आप देखिए कल 26 साल की जो नई ऊंचाई है वो छुई थी निकेई ने, आज यहाँ पे गिरावट है। इनफैक्ट अब जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है, आधे % के आसपास की कमजोरी अब निकेई में देखने को मिल रही है। दरअसल इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आए हैं जापान के। इंपोर्ट के आंकड़े तो ठीक थे लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा जितना अनुमान था। उस वजह से जो इनका ट्रेड सरप्लस है 2017 का, उसमें करीब 25% के आसपास की कमी आई है। 3 लाख करोड़ येन के आसपास के नंबर्स आए हैं। उसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो निकेई में देखने को मिल रहा है और बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं वहां पे भी आज मिक्स कारोबार देखने को मिल रहा है। तो काफी मिक्स संकेत हैं। इनफैक्ट जो टोन है ज्यादातर एशियन मार्केट्स की वो नेगेटिव नजर आ रही है और एजेंग निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि एक सॉफ्ट शुरुआत आज इंडियन मार्केट्स की देखने को मिल सकती है। डाउ एक तो लाल निशान में बंद हुआ ऊपरी स्तरों से गिरकर, उसका भी इंपैक्ट है। और उसके साथ साथ जो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग है कल सुमित, वो भी मिक्स टोन के साथ ही देखने को मिली। कल फ्रांस के मार्केट्स में जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और आज इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है, जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, देखिए कल मैं कह रहा था कि 3 दिन की गिरावट के बाद डॉलर इंडेक्स उभरा है। अब फिर से डॉलर इंडेक्स में जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। 90 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 3 साल के निचला स्तर है और इनफैक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो कमोडिटी साइड पे भी देखने को मिल रहा है। एक तो सोना चढ़ा है और उसके साथ साथ क्रूड में उछाल देखने को मिला है। देखिए जो ब्रेंट क्रूड है फिर से $70 के आसपास पहुंचा है। 3 साल के जो ऊंचाई के लेवल्स हैं वहां पे जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। और जो WTI क्रूड है 64.50 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये एक फैक्टर है जो कि हो सकता है अगर बाजार में गिरावट रही तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक्सेलरेट आज दिन के दौरान हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए फ्लैट टू नेगेटिव क्यूज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्रूड जिस तरह से फिर से $70 के आसपास आया है ये जरूर चिंता का विषय हो सकता है। चलिए, तो $70 के करीब क्रूड का पहुंचना ये थोड़ा सा एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लिए मोर लेस सारे सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सभी आंकड़े समझाने के लिए और सभी खबरों पर बातचीत करने के लिए। अब इसके अलावा जी बिजनेस का व्यू भी आपको दिखाते हैं। पहले तो बाजार फिलहाल जो बुल ग्रिप है उसके अंदर ही है, यानी कि जितने भी तेजी के खिलाड़ी हैं उनकी गिरफ्त के अंदर मार्केट है और उसी में ही एक जो मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। करीब करीब 11,150 ये नेक्स्ट लेवल है जिसको मार्केट अभी वॉच कर रहा है, स्पेशली निफ्टी अभी वॉच कर रहा है। इसको ब्रीच करना की तैयारी में निफ्टी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो काफी क्रूशियल रहेंगे। निफ्टी बैंक के लिए अगर 27,500 होल्ड किया तो 27,750 ये एक ऐसा लेवल होगा जिसको निफ्टी बैंक अब देखेगा, जो कि अचीव करने की कोशिश करेगा। विक्स में कल भी तेज उछाल था और आज भी हो सकता है कि यहाँ पे तेज उछाल देखने को मिले, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को क्लोजर रखिएगा, करीब रखिएगा और जो भी पोजीशन आप लॉन्ग साइड पर रखिएगा उसमें स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक रखिएगा। किसी भी अगर गिरावट आती है, कोई भी अगर गिरावट मार्केट में डिप देखने को मिलता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज उछाल जो है और बहुत कम समय में आया है, इसलिए भी शायद थोड़ा सा नर्वसनेस मार्केट के अंदर आए। 10,500 जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट मार्केट में रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी करीब है इसलिए इस तरह का जो एक वोलेटाइल सेशन है उसकी उम्मीद आप लगा सकते हैं। हो सकता है मार्केट
इस तरह का एक सेशन दिखाए। 27,000 निफ्टी बैंक के लिए एक सपोर्ट है, तो आप निफ्टी बैंक के लिए एक स्टॉप लॉसेस 27,000 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें होल्ड कर जाता है तो निफ्टी बैंक में हो सकता है कुछ तेजी देखने को मिले। मौजूदा लेवल्स पे आप थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को हल्का रखिएगा, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे रहिएगा। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इंडिया विक्स बढ़ सकती है और एक्सपायरी जो है वो करीब है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए एफआईएसडीआईएस के आंकड़े भी इसके साथ ही एक बार देख लेते हैं। एफआईएससी कल भी खरीदारी रही 1229 करोड़ रुपए की खरीदारी। इनफैक्ट ये लगातार दूसरा हफ्ता चल रहा है जबकि एफआईएस तरफ से खरीदारी का दौर जारी है। हालांकि डीआईएस तरफ से बिकवाली करीब करीब 170 करोड़ रुपए की देखने को मिली, लेकिन एफआईएस की खरीदारी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। आज के जानकार को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, एमडी एंड सीईओ प्रॉफिट यात्रा के। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत तो नहीं है, फ्लैटिश नोट पे संकेत है। आप क्या व्यू रखते हैं मार्केट्स को लेकर? जी नमस्कार, बिल्कुल सही बात है, कोई संकेत बहुत ज्यादा पॉजिटिव, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तेजी हम लोगों ने बाजार में देखी है, तो अभी तो उस मोमेंटम के अगेंस्ट जाके ट्रेड करना काफी रिस्की होगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो हम अभी निफ्टी में तो बाय करने की सलाह देंगे। लेकिन जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि इस तरीके की तेजी के बाद अगर जरा भी यहाँ से करेक्शन आएगा तो बहुत शार्प होगा। तो स्टॉप लॉसेस के साथ बाय करें। हमें लगता है निफ्टी पे आज 11,040 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 11,140, 11,150 तक के टारगेट शायद अगर ये तेजी कंटिन्यू होती है तो देखने को मिल जाएंगे। ओके, निफ्टी बैंक पे भी सेम व्यू रखते हैं आप मनीष जी? जी, निफ्टी बैंक पे भी सेम व्यू है आपका? सेम व्यू निफ्टी बैंक पे भी रहेगा। निफ्टी बैंक पे 27,000 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके ही चले, जब तक मोमेंटम तेजी का है तब तक तो इसको राइड कीजिए। ओके, कुछ कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की है आज के लिए? जी, पहला कॉल होगा बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने हाइज पे आ गया, निफ्टी अपने हाइज पे आ गया, ये स्टॉक अभी काफी नीचे चल रहा है, तो हम स्टॉक को बाय करने की सलाह देंगे। 175 के टारगेट के साथ बैंक ऑफ इंडिया को बाय करें, 166 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, दूसरा कॉल होगा डीएलएफ। डीएलएफ में हम सेल की सलाह देंगे। डीएलएफ कल आखिरी मिनटों में जिस तरीके से अपने ऊपर के लेवल से नीचे आया, तो उसके बाद हमें लगता है कि शायद डीएलएफ में कमजोरी देखने को मिली, तो 250 के टारगेट के लिए 263 के स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ को बेचने की सलाह होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दोनों कॉल्स पे और बाजार पर चर्चा करने के लिए। डीएलएफ में बिकवाली करें 250 रुपए के टारगेट्स के लिए, 263 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं, जो टारगेट 175 रुपए के, 166 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आज की ट्रेडिंग कॉल भी जानेंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉल्स है, लेकिन उससे पहले खबर आपके लिए। अगर आप वायदा बाजार में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। एनएससी में एफ&ओ में एक्सपोजर मार्जिन बढ़ाने का सर्कुलर जारी कर दिया है, और ये खबर कितनी क्रूशल है रजत से जान लेते हैं। रजत मेरे साथ मौजूद भी हैं। रजत, जो एक्सपोजर मार्जिन बढ़ा है कितना अहम है और क्यों, मतलब इसका फैसला एनएससी ने लिया होगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है अगर आप एफ&ओ ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि एक्सपोजर मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा फरवरी सीरीज से, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के 70% पहुंचते ही एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा कर देते हैं तो लगता है। देखिए सुमित, यहां पर अगर पहले जो नियम है उसके मुताबिक अगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कुल फ्री फ्लोट के 95% पहुंच जाती है तो वो बैन पीरियड में चली जाती है सिक्योरिटीज। हम अक्सर देखते हैं कि कई बार तो 6 से 13-15 सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बैन पीरियड में रहती हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कुछ चुनिंदा हाथों में ही कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं जब वो बैन पीरियड में होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है कि जैसे 70% पोजीशन पहुंचेगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, उसके बाद आपका एक्सपोजर मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। ये नए कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होगा। जिस मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, ये जो मार्केट वाइड पोजीशन बता रहे हैं, अगर इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाया तो क्या होगा? ये देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है, जो टोटल मार्केट कैप है, जब भी उसके 95% कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट जो खुले सौदे हैं वो पहुंच जाते हैं तो वो जो सिक्योरिटी है वो बैन पीरियड में चली जाती है। और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है, इसी को ही बोलते हैं कि डिफाइन कर रखा है सेबी ने कि आप 95% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी सौदे में खड़े नहीं कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के तौर पर। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद वो बैन पीरियड में चला जाएगा, उसमें नए सौदे आप उसके नेक्स्ट डे रोल नहीं कर सकते हैं। पर यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं तो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से 5,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगती है पर कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक ओपन इंटरेस्ट 85% के नीचे नहीं आ जाता तब तक ये पेनल्टी लगती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बैन पीरियड होने के बावजूद ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होता नहीं है, और इसी को रिड्यूस करने के लिए कि कुछ स्पेसिफिक हाथों में कॉन्ट्रैक्ट्स ना रहें, सेबी ने और एनएससी ने मिलकर ये कदम उठाया है, जिसमें
आपकी अब लिमिट अगर 70% के बाद क्रॉस कर जाती है तो 50%, 100%, 150% और 300% तक। तो ये मान के चले रजत की ये जो रिस्क जैसे जैसे अब खर्च बढ़ गया है निवेशकों के लिए, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई होगी रजत? रजत, क्या सेफ्टी बढ़ गई होगी इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए यहाँ पर सुमित, अब सेफ्टी की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी, जैसे किसी ने अगर कैश और एफएनओ दोनों में पोजीशन बना रखी होगी तो उसको कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। पर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 70% की लिमिट पहुंचते ही जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन पे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। तो एक तरीके से जो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जो बड़ी पोजीशन पड़ी हुई है, अगर आप जैसे जैसे एफएनओ में बैन पीरियड की तरफ पहुंचते चले जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। ये नए सौदों पे एप्लीकेबल होगा, जो एग्जिस्टिंग आपने पोजीशन बना रखी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, पूरी तरह से समझाने के लिए। क्या है एक्सपोजर मार्जिन अगर वायदा में बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी निवेशक के लिए जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं और वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के आसपास पहुंच रही हैं, तो उसके ऊपर क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, पूरी खबर समझाने के लिए। चलिए, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो कि पेंडिंग है वो भी देख लेते हैं। यानी कि इन्वेस्टर पॉइंट की कॉल है सिप्ला को लेकर, 640 रुपए के टारगेट से आप खरीदारी कर सकते हैं। 615 का स्टॉप लॉस रखें। करीब 622 रुपए का यहाँ पर प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा कुछ और अगर कॉल्स पर नजर डालिए तो ज्यादातर सभी एनालिस्ट जो है वो अभी भी लॉन्ग साइड पर हैं। एलएनटी पे खरीदारी की राय है 1440 के टारगेट्स के लिए, 1395 का स्टॉप लॉस रखिए। 1410 रुपए एलएनटी में प्रीवियस डे का भाव है। ओबरॉय रियल्टी 524 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 501 का स्टॉप लॉस रखें और 510 रुपए ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आप डीमार्ट में खरीदारी कर सकते हैं 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 1155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप खरीदारी कर सकते हैं कुछ और जो रिटेल स्पेस के शेयर हैं उनमें भी, और साथ साथ आईटी में, मिड कैप आईटी में इंटेलेक्ट डिजाइन जहां पर खरीदारी करें 190 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 175 का स्टॉप लॉस रखें। और चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि आप इंडियन बैंक में खरीदारी करें 415 रुपए के टारगेट्स के लिए, 387 का स्टॉप लॉस रखें। तो एक लंबी सूची है जहां पर आप नजर रख सकते हैं और इंट्राडे के लिए सभी कॉल्स आपको दी जा रही हैं। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का पोल का सवाल, यानी कि जी बिजनेस लगातार अपने दर्शकों से जानना चाह रहा है कि बजट में किस तरह के आउटकम आ सकते हैं और उसको लेकर पोल कर रहा है। और जो आज का सवाल है इस पोल का वो ये कि क्या वित्त मंत्री इस बजट में घर खरीदारों को छूट देने वाले हैं, ये एक आज का सवाल रहेगा। यानी कि क्या वित्त मंत्री जो ये बजट पेश करने वाले हैं उसमें टैक्स को लेकर छूट देने वाले हैं उन लोगों को जो कि घर खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदारों को क्या एफएम टैक्स छूट देंगे इस बजट में? आप अपना सवाल जो है वो लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिए हाँ, नहीं या पता नहीं 3 ऑप्शन है, ABC, हाँ, नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन के जरिए आप हमें इसका जवाब भेज सकते हैं। अब देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट की नजर डालते हैं एसएक्स निफ्टी पर भी, क्योंकि संकेत बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। मोरलेस फ्लैट, करीब 21 अंक नीचे अभी एसएक्स निफ्टी कामकाज करे, 11,066 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खबरें देख लेते हैं जहां पर स्टॉक्स, यानी कि जिनके ऊपर आज खबरों का असर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देख लेते हैं स्टॉक्स की न्यूज में। अंचल हमारे साथ मौजूद भी। अंचल, बताइए कौन कौन सी खबरें आपके पास? शुक्रिया सुमित। आज विप्रो पे नजर रखिएगा, इन्होंने निलफ्लिक्स के साथ करार किया है। इससे निलफ्लिक्स से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर है ये बीपीओ कारोबार के लिए, विप्रो की बीपीओ कारोबार के लिए मल्टी ईयर ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज विप्रो पे आएगा। वहीं श्रीराम ईपीसी, ये आज आपके फोकस में होना चाहिए और जोरदार तेजी बन सकती, कारण ये कंपनी को 84 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये झारखंड सरकार से कंपनी को ऑर्डर मिला है, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिला है। तो श्रीराम ईपीसी आज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रह सकता है बाजार में। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, यहां पे नजर रखिएगा, यहां बिकवाली बनती हुई दिखेगी। कारण यह है कि टैक्स अथॉरिटी से कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है, कुल 37.7 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है कंपनी को। तो कहीं ना कहीं ये एक बैकटिंग न्यूज रहेगी, आज शेयर में प्रेशर रह सकता है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, यहां पे फोकस रखिएगा। ईसीएस के साथ कंपनी ने करार किया है, कंपनी की जो सब्सिडरी है साइबरनिक, उसके जरिए करार किया गया है। और ये जो करार है ये इस्लाम मालवेयर के लिए करार किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी टाई अप कर रही है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। हालांकि बहुत मेजर पॉजिटिव खबर नहीं है, बट हाँ आज कहीं ना कहीं ओरियन प्रो सॉल्यूशंस पे भी तेजी रह सकती है। मजेस्को, यहाँ फोकस रखिएगा, कंपनी का QIP खुला है, 532 रुपीज पर शेयर के भाव फ्लोर प्राइस तय किया गया है QIP का। अगर आप मौजूदा भाव देखिए 566 है, तो कहीं ना कहीं आज शायद जो शेयर है अपने QIP प्राइस के आसपास करेक्ट करने की कोशिश करेगा। और लास्टली ONGC पे नजर रखिएगा, बड़ी खबर है। खबर ये है PNB, एक्सिस बैंक, BOI
के साथ करार किया गया है। 18,060 करोड़ के लोन्स के लिए ये करार किया गया है। बेसिकली एचपीसीएल में जो हिस्सा खरीदा उसके लिए कंपनी को कर्ज चाहिए और उसी कर्ज को जुटाने के लिए इन 3 बड़े बैंकों के साथ करार किया कंपनी ने। जी चलो, तो एक सूची आपको अंचल ने बताई है अलग अलग खबरों की। इसके अलावा जो नंबर्स भी आए हैं उनमें भी देख लीजिए। क्रूशियल है इंडियाबुल्स हाउसिंग के नंबर्स। कंपनी के नंबर्स में चाहे आप अनुमान से तो बेहतर नंबर देखने को मिले ही हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 3350 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं और ये वो नंबर्स है जो कि आज आने वाले हैं। कि इंडिगो, केनरा बैंक और आइडिया के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन जो नंबर्स आ चुके हैं उसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग जिसके नंबर्स अच्छे हैं। ये कुछ प्रीव्यू में एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप इंडियाबुल्स हाउसिंग में आय बेहतर है, जीएनपीए अनुमान से बेहतर है और प्रोविजनिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो ये कंसर्न है। लेकिन अदरवाइज कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफे फ्रंट पर करीब 55-56% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है और कंपनी की अगर आय की बात करें तो वहां पर भी इस तिमाही के अंदर एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रोविजनिंग हालांकि 1.5% इस तिमाही में जरूर बढ़ी है, लेकिन ऑन द कंट्री दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नंबर आए हैं जहां पर रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 7% की गिरावट देखने को मिली है। अनुमान से खराब ये नंबर्स आए हैं। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है और जो मुनाफा है वो भी अनुमान से कम आता हुआ दिखाई पड़ा है, डिस्पाइट मोलासिस प्राइसेस के कि वो नीचे थे, इनको फायदा होना था लेकिन वो भी नहीं होता दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा कंसर्न जरूर है, तो हो सकता है प्रेशर यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़े। और जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें बायोकॉन के नंबर्स अभी कुछ ही देर में इनफैक्ट आने वाले हैं और मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंपनी का मार्जिन रहने का अनुमान है। केनरा और आइडिया के नंबर्स भी आने हैं और इंडिगो के नंबर्स भी आने वाले हैं। बायोकॉन के केस में एबिटा में थोड़ा सा एक दबाव रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तिमाही के अंदर एबिटा मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कुछ और नंबर्स की बात हो तो केनरा और आइडिया के नंबर्स भी आज आने हैं, इंडिगो के नंबर्स भी आने हैं, तो इनके ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। चलिए अब कमोडिटी मार्केट रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर अजय केडिया हैं बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्रूशियल है कि इनफैक्ट शायद अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कॉल्स देख लेते हैं उनकी। जो कॉल्स हैं उसमें ब्रेंट और नाइमेक्स जहां पर कल के सत्र में थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिली, तो उसी को लेकर उनकी तरफ से कुछ कॉल्स भी आते हुए दिखाई पड़ी हैं। क्रूड में उनकी राय है कि आप खरीदारी कर सकते हैं, 4070 के लेवल्स पे खरीदारी करें, 4140 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 40-40 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा गोल्ड में आप खरीदारी कर सकते हैं 29,850 के लेवल्स पे, 30,000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 29,780 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों ही में प्रीशियस मेटल में भी और क्रूड में भी खरीदारी करके चलने की राय अजय जी की तरफ से आई है। चलिए ये रही कमोडिटी की बात। अब रुख कर लेते हैं दावोस से जुड़ी कुछ खबरों की। हमारे साथ इनफैक्ट दावोस में कल जिस तरह से एक प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन 20 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया और WEF के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे के अपने भाषण में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर आतंकवाद, संरक्षणवाद जैसे गंभीर मुद्दों को छुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र, विविधता का सम्मान, समन्वय, सहयोग और संवाद से भी विवादों और दरारों को मिटाया जा सकता है। उन्होंने विश्व के सामने 3 बड़ी चिंताएं भी रखी। उन्होंने पर्यावरण में बदलाव, आतंकवाद और आत्म केंद्रित होने लोगों को सबसे बड़ी चिंता बताया। केवल छोटे मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आमूलचूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं।